आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन सुख हो, आप निरोग रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ का जो प्रथम पाठ है शिवमंगल सिंह सुमन का, जिसमें पक्षियों के दर्द को दिखा रखा है, पक्षियों की वर्तमान स्थिति को दर्शा रखी है, इस पाठ में उनकी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया उस पर प्रश्न उत्तर बनाते हैं। पहले आप इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपको चित्र दिखा रखा है, इस प्रकार कविता को लिखिए, कविता का शानदार वो करिए, चित्रांकन कीजिए। चित्रांकन करने के साथ ही इसके शब्दों को भी समझिए और तब इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर बनाने में हमें कठिनाई नहीं होगी, सरलता का अनुभव होगा। सरलता और सहजता ही आवश्यक है। इसके हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। उन्मुक्त माने स्वतंत्र, पिंजर बंद माने पिंजरे में बंद, कनक माने सोना, पुलकित माने नाजुक या कोमल, कटुक माने कड़वा, फुनगी माने टहनी, क्षितिज माने आकाश, नीड़ माने घोंसला, आश्रय अर्थात रहने की जगह, विघ्न अर्थात रुकावट। इसी प्रकार से आपका निबोरिया है अर्थात नीम, और भी जैसे छिन्न भिन्न अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देना। इस प्रकार के शब्द अर्थ इसमें बनते हैं, इनको आप बनाइए। फिर हम इसके चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। अभ्यास में पहला है कविता से अर्थात कविता से लिए गए प्रश्न। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों रहना चाहते? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? भाव स्पष्ट करना है आपको प्रश्न नंबर 3 में। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हम इस कविता के इन प्रश्नों को पहले लेते हैं, कविता से आगे वाले प्रश्नों को। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर स्पष्ट है कि पिंजरे में है वो, अर्थात सोने का ही पिंजरा क्यों न हो, चाहे उनको कनक कटोरे में, सोने के कटोरे में मिल रहा हो, चाहे कितनी सुख सुविधाएं मिल रही, कि हर प्राणी को अपनी आज़ादी सर्वोपरि है, अर्थात प्राणी जो है अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इसी प्रकार से बनेगा। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने भी समझा, वहाँ उड़ नहीं सकते, उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरना तालाब का बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निबोरियों में रहना चाहते हैं, ऊंची डाली में झूलना, कूदना, फुदकना, फलों को चुगना, अनार के दाने जैसे और क्षितिज मिलन करना उनको पसंद है। इस प्रकार से इस कविता में इसका भाव दिखाया गया है। इसी कारण से पक्षी जो है सुख सुविधाओं को भी त्यागने को तैयार हैं, अर्थात सुख सुविधाओं को पाकर भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। ये पक्षियों की एक विशेषता को बताया है, उनकी स्वतंत्रता को बताया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? स्पष्ट है, पक्षी जो है पिंजरे में रहना नहीं चाहते, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निबोरियों अर्थात उनके शाखाओं में, फुनगियों में वो झूलना चाहते हैं, उनमें उनको निबोरिया असल में नीम के जो है छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो कोपल होते हैं, फल होते हैं, उनको खा लेना पसंद करेंगे तब भी वो, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि। और वे जो हैं क्षितिज मिलन चाहती हैं, अर्थात जहाँ पर धरती और आसमान मिल जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, और वह अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहती हैं। तो यही है क्षितिज मिलन, अर्थात अनंत ऊंचाइयों में उड़ना वो चाहती हैं। इनको आप खंड वारिज भी बना सकते हैं, खंड भी बना सकते हैं। इनके छोटे छोटे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, नदी नाले का पानी पीना चाहते हैं, पेड़ की ऊँची उड़ान चाहते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। भाव स्पष्ट करना है। भाव मतलब क्या कहना चाहता है कवि, या पक्षियों का क्या भाव है, पंक्ति में जो है कवि की क्या भावना छुपी हुई है। भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसका स्पष्ट भाव है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता, यदि मैं इस पिंजरे में बंद नहीं होता, तो मैं जो है असी क्षितिज में जो है मेरे पंख होड़ लगाते, मैं पंखों की होड़ाहाड़ी करते हम, अर्थात प्रतियोगिता करते, और हम जो है एक छोटे छोटे पंखों से उड़कर क्षितिज के पार जाकर चले जाते, चाहे वहाँ जाने में हमारे प्राणांत ही क्यों न हो जाए।
अर्थात उस क्षितिज मिलन के लिए हम अपने प्राणों को भी उत्सर्ग करने को तैयार हैं। जैसे आज़ादी के समय में स्वतंत्रता के क्रांतिकारी वीर प्राणों को उत्सर्ग कर देते थे स्वतंत्रता के लिए, उसी प्रकार का भाव है। अब चलते हैं कविता से आगे, अर्थात कविता के इर्द गिर्द, यानी कविता से आप क्या समझे हैं उस भाव पर चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके लिए है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। नंबर क में कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ पाठ्यक्रम में, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने हैं आपने। दूसरा ख है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये आपने लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। चलिए अब क्रमशः इनके उत्तरों पर चलते हैं कविता से आगे के। पहला है, कई लोग पक्षी पालते हैं। इसमें 2 खंड हैं, क ख। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, इस पर आपने अपने विचार लिखने हैं। तो इस पर हम विचार ये कर सकते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से या हमारे सोचने से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे उनकी जो आज़ादी है वो छीन सकते हैं या वो आज़ादी पर रोक लग जाएगा। दूसरा, उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर भी पाबंदी लग सकती है, जैसा हमने कविता से भाव पकड़ा है या कविता में जैसा हमने भाव किया। क्योंकि पक्षी स्वच्छंद रहने वाले जीव हैं, पक्षी स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उनकी प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना उनके लिए प्रसन्नता है। ये है सके उनके लिए हम छोटे छोटे घर बना सकते हैं, गौरैया जैसे के लिए। इसका ख खंड है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, अर्थात या तो आपने पाल रखा है या किसी पड़ोसी ने पाला हो या आपके किसी रिश्तेदार ने पाला हो, तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी या आपने किस प्रकार की, वो लिखेंगे। इस पर आप अपने जीवन का अनुभव लिख सकते हैं। एक देख करके कहीं आपने देखा हो, सुना हो, समझा हो या आपने स्वयं पाला हो। मुर्गी तो हम पालते ही हैं, लेकिन भाव जो है मुर्गी के अंदर पक्षी का हमारे समाज में एक ऐसी धारणा है कि हम मुर्गी को मुर्गी की दृष्टि से देखते हैं, पक्षी की दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी आपने अगर पक्षी के भाव से उसको पाला हो तो उसकी कहानी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं एक कहानी दे रहा हूँ। इस कहानी को आप पढ़ करके अपने मन से अपना एक स्वाभाविक जो आपने अपने जीवन में देखा है वो बना सकते हैं। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था, यानी कि पड़ोसी उसको मेले से खरीद कर लाया। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। उसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च, तोते को अच्छी लगता मिर्च खाने को दिया जाता। इसी प्रकार से पक्षियों के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ बता सकते हैं आप। इसी कहानी में आगे कहता है कि मेरा पड़ोसी, अर्थात जिसने कहानी लिखी कि मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। भारी मन से क्यों खाता होगा? क्योंकि वास्तव में वो पिंजरे में क्या है, बंद है। और लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। क्यों देखता होगा? ताकि कहीं ये मुझे पिंजरे से बाहर कर देगा तो कितना अच्छा होगा। अर्थात अपनी स्वतंत्रता उसको पसंद थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तोते को या किसी पक्षी को अनायास बंधन में रखना ठीक नहीं है। ये सब ईश्वर प्रदत्त हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, इनको स्वतंत्र ही रखना चाहिए। इस प्रकार से आप अन्य भी बना सकते हैं और ये प्राकृतिक संतुलन भी बनाते हैं अगर स्वतंत्र रहेंगे तो। अब इसी के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कविता से आगे वाले खंड में। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर आपने 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं, तो इस पर आप आराम से लिख सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ पंक्तियों के रूप में कहानी को लिखा है कि इसमें किस प्रकार से हम कुछ शब्द या निबंधात्मक रूप में इसको हम लिख सकते हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन
होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति में उड़ना पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का बड़ा सहयोग रहता है। अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डों को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न होते तो टिड्डियों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी और फसल भी नष्ट हो जाएगा। टिड्डियों के द्वारा, अन्य कीड़ों के द्वारा, बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो इसको कर देते हैं, नष्ट करते हैं। तो ये पर्यावरण को भी संतुलन बनाते हैं, प्रकृति का भी जो है संतुलन बनाते हैं। आप बड़ी कक्षाओं में जाके पढ़ोगे प्राकृतिक संतुलन किस प्रकार से जानवरों और कीट पतंगों और पक्षियों द्वारा होता है। तो यदि टिड्डे नहीं होंगे तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा, इसलिए टिड्डी घास को खाती है। तो इस प्रकार से इनका अपना एक महत्व है। अब चलते हैं अनुमान और कल्पना। ये आपका तीसरा खंड है इस कविता में प्रश्नोत्तरी में। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर आपने वादविवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है कक्षा में, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए इसका भी थोड़ा सा सार आपको दे देते हैं, ताकि आप हमारे जब ग्रुप डिस्कशन हमारी कक्षा में जब हम करेंगे, जिस दिन विद्यालय हमारे खुलेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर ये काम आ सके। या आपने कभी ग्रुप डिस्कशन किया हो, आप पुनः इसको दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको लाभ उसका मिल पाए। तो हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं पहले। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? ये भी आपके क्षणिक आनंद अर्थात आप जो करते हैं उस कार्य के लिए है कि किस प्रकार से आप पक्षियों की सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं, या हमारे साथ साथ इन पक्षियों का क्या होगा इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इस पर आधारित ही आपका प्रश्न बनेगा। तो इसकी भी सुविधा के लिए हम दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ दे देते हैं। चलिए, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आपने करनी है, जो ग्रुप डिस्कशन मैंने आपको भी बताया। उसके सुविधा के लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक सहायता दे सकते हैं, जो हमने अंतर्जाल से कहानी ली है। यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैले गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले क्षेत्रों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल से के उचित प्रबंध करने चाहिए। इस प्रकार हम इसमें एक लिख सकते हैं के रूप में, आलेख भी इसको हम कह सकते हैं, आलेख के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके दूसरे खंड में। दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है, यदि आपके घर से किसी स्थान पर, यानी कि आपको अपने घर से किसी अन्य स्थान पर पक्षी का आवास बनाया है और किसी कारणवश आपने, या अपने घर पर आपने पक्षी का आवास बना रखा है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? इस पर आपने पुनः एक आलेख जैसा लिखना है।
इसका हम सीधे से एक आपको फिर अंतर्जाल की सहायता से बता रहे हैं। यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो या हमने उसके लिए कोई घोंसला बनाया हो, मैंने चित्र में जो आपको घोंसले दिखा रखे हैं बनाए हुए, तो घोंसला बनाया हुआ हो, तो हम प्रयास करेंगे कि अगर जब हम अपना घर बदल रहे हैं तो घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं, और जब तक बच्चे उड़ना न सीख लें, यानी कि पक्षियों की जो माँ है वो अपने बच्चों को उड़ना न सिखा दे, तब तक उनको इधर उधर छेड़ना नहीं चाहिए, अर्थात घोंसलों को छेड़ा न जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि घोंसले को यथावत रहने दें और न छेड़े था उनको ध्यान रखें। या फिर आप जैसे चाहें आप आराम से उस घोंसले को ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, बशर्ते वह घोंसला आपका कृत्रिम बनाया हुआ घर पर। हम इसके चतुर्थ प्रकरण अर्थात भाषा की बात, जो व्याकरणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस सारे पाठ में व्याकरणिक शब्दों को दर्शाता है और हमारे व्याकरणिक ज्ञान को बढ़ाता है, व्याकरण को बढ़ाता है। तो भाषा की बात में व्याकरण की दृष्टि से जो विशेष है उसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण। आप देख रहे हैं इसके नीचे अंडरलाइन कर रखा, डैश कर रखा है, स्वर्ण के नीचे और लाल के नीचे स्वर्ण डैश श्रृंखला, ये संयोजक चिन्ह लगा है बीच में। तो स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण, सी, किरण और सी के बीच में भी एक संयोजक लगा रखा है। मैं रेखांकित शब्द जो आपके नीचे रेखांकित कर रखा है ये डैश, इस रेखांकित शब्द में गुणवाचक विशेषण है। क्या है इन दोनों में? गुणवाचक। जैसे स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखलाएं तो बहुत होती हैं, लोहे की, चांदी की, लेकिन ये कैसी है? स्वर्ण की। तो स्वर्ण की श्रृंखला होना इसकी विशेषता होगी, गुणवाचक विशेषण। ऐसी किरणें पीली भी होंगी, नीली भी होंगी, लाल भी होंगी। ये किरणें कैसी हैं? लाल किरणें हैं। और किरण सी का मतलब है किरण के जैसी। यहाँ पर इसके सी, किरण सी के बाद जो किरण और सी के बीच में जो संयोजक चिन्ह लगा है, डैश लगा है, इसका अर्थ है किरण सी अर्थात किरण के जैसी, लाल किरण के जैसी। चलो ये तो बताने की बात है शब्दार्थ, हम इसकी देखते हैं अब कि रेखांकित शब्द में जो है गुणवाचक। तो कविता में ढूंढकर आपने ऐसी 3 उदाहरण लिखने हैं गुणवाचक विशेषण के। तो शिभिते के लिए हम भी इसको भी बताएंगे आपको, शुभिते के लिए, कि ताकि आपकी सरलता हो जाए। लेकिन हम इससे पहले इसके प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, भूखे और प्यासे, अर्थात जब 2 विलोम शब्द एक साथ, जैसे रात दिन, माता पिता, भाई बहन, इस प्रकार के होते हैं, तो उनमें समास जो होता है द्वंद्व समास होता है। समासों की चर्चा हम बाद में करेंगे, समास क्या है। समास को सरलता से समझने के लिए आप मेरे इसी YouTube चैनल के दूसरे उसमें देख सकते हैं। मैंने संधि समास सबका प्रकरण अलग अलग बताया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको यहाँ पर ही बताऊँगा। तो इसमें जो बीच में लगा है चिन्ह, ये भूखे और प्यासे के बीच में जो योजक चिन्ह लगा है, ये समासिक चिन्ह कहलाएगा यहाँ पर। तो इसको समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे, माता और पिता, भाई और बहन, सीता और राम, ये हम उनको बीच में डैश लगा देते हैं, संयोजक चिन्ह लगा देते हैं। इसको सामासिक चिन्ह कहते हैं यहाँ पर। सामासिक चिन्ह अर्थात जो 2 विशेष शब्दों को, संज्ञा शब्दों को अलग अलग कर देता है, या 2 विशेष पदों को अलग करके एक नया नाम उसको दे देता है, इसको समासिक पद कहते हैं। ये समासिक शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार आपने इसमें छांटने हैं अन्य 10 उदाहरण। तो मैं आपको इसके भी प्रश्न उत्तर यहाँ पर अभी बता देता हूँ। लीजिए भाषा की बात, प्रश्न संख्या 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण, सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। नंबर 1, कनक तीलियाँ, नंबर 2, कुटुंबनी बौरी, नंबर 3, तारक अनार। ऐसे और शब्द भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे खंड में। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे में भूखे और प्यासे। इस प्रकार आपके लिए 10 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या पुण्य पाप, पुण्य और पाप, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। इस प्रकार से सीता राम,
भाई बहन, सीता और राम, भाई और बहन। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हमारे इसमें सामासिक पदों वाले बन जाते हैं। आप सीखिए, तैयार कीजिए, और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं। आप अपने मन से भी प्रश्न बनाइए और फिर आप प्रयास कीजिए कि आपका ये कार्य जो है बढ़िया रहे, सफल रहे, शुद्ध रहे। जीवन में देखिए, पक्षियों के लिए मैंने कृत्रिम वो बना रखा है, इसमें चित्र बना रखा है, कृत्रिम घोंसला है, ये इसका प्राकृतिक घोंसला है। ऐसी प्राकृतिक घोंसला आप आगे के चित्र में भी देखिए आप। ये इस प्रकार से हम पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और उनको जीने, स्वच्छंद जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें और शुद्ध मन से आप इसका आनंद लें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और आप सब्सक्राइब करने का मेरा उद्देश्य यह है ताकि आप जो है मेरे इस पाठ्य को यथावत समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।